The Lost Spring, Stories from Stolen Childhood, Anis Jung, and this is your first question. What is Saib looking for the garbage dumps? Where is he and where has he come from? तो गार्बेज डंप्स में वो क्या ढूंढता है? दैट वी नो दैट ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स एंड ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर. वो उसके आजू बाजू में जो घूमता रहता है उसके घर के. एंड साहिब इज कम फ्रॉम बांग्लादेश. कहाँ से आया? बांग्लादेश से आया वो. एंड ही केम विद हिज मदर इन 1971. जब पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तब वो यहाँ पे आया था. हिज हाउस वाज सेट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. यानी बहुत अच्छी जगह है. उसका जो घर था नहीं वो बहुत अच्छी जगह है. बट स्टिल अब वो वहां रहना नहीं चाहता बिकॉज स्टॉर्म्स स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स. उसके घर को स्टॉर्म्स ने खत्म कर दिया है. एंड इसीलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट पेट भरना होता है, सीनरी की नहीं होती. आजू बाजू कौन सी सीनरी है देखना नहीं इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट अपने लिए क्या होता है? अपना पेट भरना. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर. अब लोग जूते चंपल बच्चे क्यों नहीं पहनते, उसके बारे में ऑथर ने कौन सा एक्सप्लेनेशन हमको दिया है? वन एक्सप्लेनेशन ऑथर ऑफर्ड बाय द ऑथर इज दैट इट इज अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट. खुले पैर रहना उनके लिए जैसे कि ट्रेडिशन है, परंपरा सालों से चली आ रही. इट इज नॉट लैक ऑफ मनी. ही वंडर्स if this is only an excuse to explain away perpetual state of poverty. He also remembers the story of a poor boy, who prayed to the goddess for a pair of shoes. यानी दो अलग अलग चीजें. एक तो परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, उससे बहाना बनाना, मैं गरीब हूं तो कैसे बताऊं, ऐसी बात है. और इसीलिए ये लोग ऐसा बोलते नहीं है. ऐसा बोलते हैं कि हम तो सालों से ऐसे ही रहते हैं. ये नहीं बोलेंगे गरीब है. एंड फाइनली दूसरी ये चीज कि उन्होंने एक स्टोरी बताई कि किस तरह से एक बच्चा हमेशा जब भी मंदिर के पास से गुजरता था तो रोज वो इसी के बारे में प्रे करता था उसको एक पेयर ऑफ शूज मिल जाए. नाउ इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल. तो टी स्टॉल में उसको नया काम मिला तो क्या वो खुश था? नो, साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल. ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. वो खुद का मास्टर यानी खुद का मालिक नहीं है. His face has lost the carefree look. उसके चेहरे पे जो केयरफ्रीनेस होती थी ना पहले, बिल्कुल अल्लड़पना जिसको बोला जाता है, ऐसे ही रखना है, वो सब चला गया. द स्टील कैनिस्टर seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. वो जो कचरा उठाने के लिए जो प्लास्टिक की बैग रखता था वो उसके शोल्डर पे उसको लाइट लगती थी, लेकिन हाथ में एक छोटा सा टी कैनिस्टर जो उसने थामा हुआ है वो शायद उसको ज्यादा वजन वाला दिखा. द बैग वॉज हिज. जो बैग थी वो उसकी खुद की थी, लेकिन ये कैनिस्टर जो है वो किसका है? उसके मास्टर का, यानी उसके मालिक का है. जिसने जो मालिक है किसका? उस टी स्टॉल का भी मालिक है. अब ये दूसरी स्टोरी के बारे में कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस. तो फेमस क्यों है फिरोजाबाद? बैंगल्स के लिए. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स. हर फैमिली फिरोजाबाद में कैसी है? जो बैंगल्स बनाती है. उनको किस में ज्यादा इंटरेस्ट है? बैंगल्स बनाने. एंड इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. व्हाई ग्लास ब्लोइंग इज रिटन? हैव यू एवर सीन at any video in any video how glasses are made? तो ग्लासेस जब बनाए जाते हैं ना तो उसमें एयर जैसे उसके अंदर फूकी जाती है और वो बल्जिंग यानी धीमे धीमे वो फूलते हैं. दैट्स वाई इसको ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री बोला जाता है. एक लंप ऑफ ग्लास लिया जाता है और उसके बाद में उसके अंदर क्या किया जाता है? उसके अंदर एयर ब्लो की जाती है. जैसे एयर ब्लो होती है तो उसका शेप आता है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की एयर आप ब्लो कर रहे हो. इसीलिए इसको ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री बोला जाता है. फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस. वो भट्टियों के पास काम करने वाले लोग आपको दिखेंगे वहां पे.
एंड वेल्डिंग ग्लासेस, वो ग्लासेस को वेल्ड करते हैं, क्योंकि अपने बैंगल को जब बनाते हैं तो बैंगल एक पट्टी की तरह से बनती है, उसको बाद में मोड़ना पड़ता है और मोड़ के उसको वेल्ड करना पड़ता है। तो मेकिंग बैंगल्स फॉर द वीमेन इन द लैंड, यानी पूरी जमीन, यानी जैसे पूरे इंडिया के लिए वो बना रहे हैं। नाउ मेंशन द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स सिट इन डार्क हटमेट्स, वो जो है वो अंधेरे झोपड़े में रहते हैं। नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, कैसे? बस वो फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स जगमगाते हुए वो लैंप के बाजू में बैठते हैं। दे वेल्ड पीसेस ऑफ कलर ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, वो उसको मोड़ते हैं, उसको सर्कल बनाते हैं। एंड देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी आंखें कैसी है? तो अंधेरे में ज्यादा देख पाती है, उजाले में नहीं। दे ऑफन एंड अप लूजिंग आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, जवान होने से पहले अपनी आंखें गवा देते हैं, ये बिकॉज ऑफ दिस ओनली। अंधेरे में काम करते रहना, उससे आंखों की रोशनी चली जाती है। इवन द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स इज इंजूरियस टू आईज, ना ये ग्लासेस प्रिकॉशन के लिए पहनते हैं ना कुछ, तो इसलिए जो डस्ट उड़ती है वो आंखों के लिए खराब होती है। मेनी वर्कर्स हैव बिकम ब्लाइंड, उसमें से काफी सारे वर्कर्स जो है ना वो ब्लाइंड हो चुके हैं। द फर्नेसेस हैव वेरी हाई टेम्परेचर एंड देयरफॉर वेरी डेंजरस, जो भट्टियां हैं वो बहुत ही ज्यादा गर्मी वाली होती है, एंड दैट्स व्हाई वो आंखों को सुखा देती है, आंखों में पानी जो निकलता है वो उसको सुखा देती है, ब्लाइंडनेस आने के चांसेस उससे बढ़ जाते हैं। नाउ हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, क्यों मुकेश अलग है, बाकी सब लोगों से अलग क्यों है? तो देखो, मुकेश ग्रैंड मदर थिंक्स दैट द गॉड गिवन, यानी जो गॉड ने दिया है वही लीनियज, लीनियज यानी सालों से चली आ रही परंपरा, जिसको मैंने आपको समझाया था कि जो बाप दादा बनाते वही ये भी बना रहे। हर सन एंड ग्रैंड सन्स आर बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, वो उसी समाज के अंदर जन्म लिए हैं कि जिसके अंदर उनके बेटे और उनके पोते पोतिया सब उसी के अंदर जन्म लेते हैं। एंड दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, और उन्होंने बैंगल्स के अलावा कुछ देखा नहीं अपने आजू बाजू। मुकेश फादर हैज taught them what he knows, जो फादर जानते हैं वो सब बच्चों को सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। बट मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, पर मुकेश अलग है, वो मना करता है, वो बोलता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। ही विल गो टू द गैरेज एंड लर्न, गैरेज में जाएगा और सीखेगा। दो द गैरेज इज फार अवे फ्रॉम हिज होम, उसके घर से दूर होने के बावजूद भी वो जानता है कि मुझे इससे अलग काम करना है, यानी बैंगल मेकिंग के अंदर उसको नहीं आना है। This is your material ready for you and which will be provided to you this Sunday. संडे आपको फिजिकली आके क्लास से लिए जाना है, and I'll provide you the timing, और आपको इसके साथ में इकोनॉमिक्स का भी मटेरियल प्रोवाइड करने का सोच रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का टाइम मुझे सैटरडे को मिलता है। और मैं इसके अंदर है ना, अभी मुझे 2 पेपर इंक्लूड करने के बाकी इकोनॉमिक्स में, तो मैं आपको 2 चैप्टर के इकोनॉमिक्स के पैम्फलेट्स दूंगा, 4 प्रोज 4 पोएट्री आपको फ्लेमिंगो को मिलेंगे। Now understanding the text, what could be some of the reasons for the migration of people from the villages to cities? लोग क्यों आते होंगे, गांव को छोड़ के शहरों में क्यों आते होंगे लोग? तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट है, इसका मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि आपकी टेक्स्ट बुक में जो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस दिए उसका मीनिंग क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का मतलब तुमने पढ़ तो लिया, अब समझा क्या तुमने? ये टेक्स्ट बुक के अंदर मिलेंगे नहीं, तुमको अपने दिमाग से लिखने पड़ेंगे। तो पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, वो पैसे कमाने के लिए आते हैं। देयर फील्ड्स फेल टू प्रोवाइड देम मीन्स ऑफ सर्वाइवल, उनके खेतों में से उनको अच्छा खासा मिलता होना चाहिए लेकिन नहीं मिलता है, तो सर्वाइवल के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। सिटीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, अब सिटीज में क्या नौकरियां मिल जाती है, जॉब्स मिल जाते हैं, और अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड, या तो किसी भी तरह से खाने का मिल जाता है। द प्रॉब्लम इन केस ऑफ द पुअर इज टू फीड द हंग्री मेंबर्स, जो भूखे लोग हैं उनको कैसे खाना दे। सर्वाइवल इज ऑफ द प्राइमरी कंसर्न, यहाँ पे बड़ी बात क्या है? जिंदा रहना, उसके अलावा कोई चीज नहीं।
वुड यू एग्री दैट promises made to the poor children are rarely kept? क्या promises जो जैसे इसने की थी कि स्कूल बनाऊं तो उस वक्त तुम मेरी स्कूल के अंदर आ जाना, तो क्या ये सही है? Why do you think this happens in the incidents narrated in the text? ऐसा क्यों होता है? The promises made to the poor are rarely kept. आंसर ये है पहले तो कि उसको कोई promises इसीलिए किए जाते हैं कि तोड़े जाएंगे. The author asks साहेब half joking, पहले से ही वो हंसी मजाक में बात कर रही है उसके साथ में, and whether he will come to her school if she starts one, यानी वो पूछ रही है कि क्या तुम मेरी स्कूल के अंदर आओगे अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूं तो. साहब एग्रीज टू डू सो, साहब हाँ बोल देता है. अ फ्यू डेज लेटर ही आस्क्स इफ द स्कूल इज रेडी, वो पूछने आता है कि क्या स्कूल रेडी है. तो राइटर को एम्बेरस फील होता है, एम्बेरसमेंट फील होता है कि जो प्रॉमिस मैंने किया वो कभी मैंने उसका मीनिंग अपने दिमाग में रखा नहीं था कि मैं उसको पूरा करूंगी कभी भी. प्रॉमिस इज लाइक हर्ट्स अराउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ देयर ब्लीक वर्ल्ड, उनके आजू बाजू में अंधेरी दुनिया के अंदर ये प्रोमिस होते ही रहते हैं, ऐसा बोला गया है. नाउ व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी? तो क्यों ये लोग जो है वो गरीबी के अंदर है, ऐसा पूछा गया है. तो सर्टेन फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी. इसमें एक तो मनी लेंडर्स है, आपने देखा था ये मनी लेंडर्स यानी पैसे देने वाले. द मिडिल मैन वो लोग जो इनसे खरीद लेते हैं लेकिन बाद में ऊंची प्राइस पे मार्केट में बेचते हैं, इनसे सस्ते में खरीदते हैं. पुलिस वाले लोग जो क्या करते हैं, अगर ये लोग खुद अपना कोऑपरेटिव बना दे तो उनके बाद भी उनको परेशान करेंगे. द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून बनाने वाले यानी पॉलिटिशियंस. द ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिसको बोलते हैं, एंड पॉलिटिशियंस टुगेदर दे इम्पोज अ हेवी बर्डन ऑन द चाइल्ड. ये सब मिला के एक बच्चों के ऊपर जैसे एक बोझ क्रिएट करते हैं. देखो ये तीन आपके बड़े क्वेश्चंस हैं. इसमें से हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? तो हम हमारे ओपिनियन के अंदर बताएं कि मुकेश अपना सपना कैसे पूरा करेगा, हमको ये समझाना है. ये क्वेश्चन आपको जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो इसमें से होते हैं. मुकेश इज द सन ऑफ अ पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद. और जो मोस्ट ऑफ द यंग मैन है ना फिरोजाबाद, उसके पास कोई इनिशिएटिव नहीं है, मतलब काम नया क्या शुरू करे, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, ना कोई एबिलिटी या ड्रीम यानी सपने देखने की. बट मुकेश एक एक्सेप्शन है उसके अंदर, मुकेश अलग है. He has the capacity to take courage and break from the traditional family occupation. तो उसको अपने बाप दादों के बिजनेस के अंदर रहना नहीं है, वो क्या चाहता है इससे कुछ अलग करो. ये स्ट्रॉन्ग विल पावर ऑल्सो, उसकी ख्वाहिशें बड़ी है. He does not want to be a pawn in the hands of middlemen और मनी लेंडर्स. pawn का मतलब खिलौना, ये खिलौना बनना नहीं चाहता. प्यादा जिसको बोला जाता है, pawn क्या होता है जो चेस के अंदर होता है ना, दैट इज वो प्यादा बनना नहीं चाहता इनके हाथों का. And he insists on being his own master by becoming a motor mechanic. वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता है, कैसे? मोटर मैकेनिक बन के. And he can realize his dream by joining a garage and learn the job of repairing cars and driving them. पहले रिपेयर करना ड्राइव करना सीख ले, उसके बाद में उसको कहीं पे भी काम मिल जाएगा. He will have to overcome many hurdles before he succeeds. लेकिन उसके सामने काफी रुकावट है, हर्डल्स यानी रुकावट. देन कम्स ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, अब बहुत दूर रहता है वो. मनी इज द फर्स्ट वन, मोटर मैकेनिक बनने के लिए पैसा आएगा कहाँ से? ही विल हैव टू अर्न सम मनी हिमसेल्फ, पहले कुछ पैसे कमाने पड़ेंगे, फिर बाद में अपना खुद का गैरेज वो खोल पाएगा ना. और जिस गैरेज के अंदर वो काम करेगा शुरुआत में, वो उसके घर से काफी दूर है. विल हैव टू कवर इट ट्वाइस एवरी डे एनी हाउ, उसको बाय वॉकिंग ऑन फूट, चलते चलते वहां तक जाना पड़ेगा. पेशेंस, हार्ड वर्क एंड फर्म विल, उसको धीरज चाहिए. दूसरा हार्ड वर्क एंड फर्म विल, इतनी उसका दिमाग एकदम स्टेबल होना चाहिए. एंड फॉर्म विल पावर होना चाहिए उसके अंदर, ऐसी ख्वाहिश ऐसी एंड डिटर्मिनेशन कि मैं जो सपने देखता हूँ वो मैं कभी ना कभी पूरे करूंगा. नाउ मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री. ये ऑलरेडी अपने देख चुके हैं, बट दैट वाज अ शॉर्ट क्वेश्चन. मैं इसको डायरेक्टली समझा देता हूँ. यूजुअली यहाँ पे स्मॉल चिल्ड्रन को एम्प्लॉय किया जाता है, इलीगल है ये चीज, लेकिन फिर भी कौन इसको देखता है? जैसे मिडिल मैन है, मनी लेंडर, पुलिस और पॉलिटिशियन, वो कंबाइन हो जाते हैं, वो मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ में. वो जानते हैं कि अगर बच्चे काम नहीं करेंगे तो उनको सप्लाई टाइम पे नहीं मिल पाएगा.
ना पुलिस वालों को पैसे मिल पाएंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे काम होता है उसकी बात करें, ये कॉटेज इंडस्ट्री है। ये ग्लास फर्नेसेस के अंदर यानी भट्टियों के अंदर हाई टेम्परेचर के साथ में काम करते हैं। डिंजी सेल्स, लाइट बिना के, एकदम बिल्कुल विंडोज बिना के सेल्स के अंदर काम करते हैं, ना एयर है ना लाइट। बॉयज एंड गर्ल्स सब वहां पे हार्ड वर्क करते हैं पूरे दिन, और वो भी वेल्डिंग करने का काम करते हैं और फ्लिकरिंग लैम्प के सामने बैठ के। दे वेल्ड द पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स। उनकी आईज डार्क लाइट को एडजस्ट हो चुकी है, उनको बाहर की लाइट इतनी अच्छी नहीं लगती, और इसीलिए शायद वो अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए गवा देते हैं। ग्लास ब्लोइंग, वेल्डिंग एंड सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, ये हेल्थ हजार्ड है सब चीजें, क्योंकि उसमें से डस्ट निकलती है, वो पॉलिश करने के टाइम पे वो डस्ट आंखों को नुकसान पहुंचाती है, वो भी परमानेंट। और एडल्ट होने से पहले ये लोग अंधे हो जाते, कई सारे एडल्ट यहाँ पे देखे भी गए जो अंधे थे। दैट्स द सराउंडिंग प्रिवेलिंग कंडीशन एंड टाइप ऑफ जॉब इन्वॉल्व ऑल प्रूव रिस्की टू द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, यानी सब चीजें गंदी, और वहां पे हर चीज ऐसी है जो इनकी हेल्थ के लिए खराब है। यहाँ लिखा गया है व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड, हाउ, ये चाइल्ड लेबर्स को हम एलिमिनेट कैसे कर पाएंगे और क्यों करना चाहिए। तो पहली बात तो चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज द चिल्ड्रन एम्प्लॉयड एट टेंडर एज एज इन एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स, यानी डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह से उनको एम्प्लॉयमेंट किया दिया जाता है। डिश वॉशर, थालियां कप रखा भी धोने वाले, रोड साइड ढाबा के अंदर बर्तन मांजने वाले होते हैं। एंड इन हजार्डस इंडस्ट्री जैसे ग्लास बैंगल्स, बीड़ी बनाने वाली, क्रैकर्स पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर, उनको अपनी जिंदगी का मजा कैसे लेना है वो पता ही नहीं है। देयर चाइल्डहुड इज स्टोलन, उनके बचपन को जैसे चुरा लिया गया है। बर्डन बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क, काम की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधों पे डाल दी जाती है। दे बिकम एडल्ट टू सून, जल्दी रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, यानी बड़े हो जाते हैं ये लोग। मोस्ट ऑफ देम आर अंडर नरिश, खाना पीना इतना ज्यादा नहीं मिलता है। इल फेड एंड अनएडुकेटेड एंड पुअर, ना एजुकेशन की बात है और गरीब तो पहले से ही है। दे हैव अ स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड यानी अंडर नरिश ग्रोथ, बॉडी बिल्कुल एकदम दुबले पतले होते हैं। चाइल्ड लेबर उसको एलिमिनेट कैसे, ये तो क्या लिखा है कि भाई क्यों इसको एलिमिनेट करना, अब कैसे एलिमिनेट करना उसका आंसर आपको सेकंड पैराग्राफ में दिया गया है कि चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड ओनली थ्रू कंसर्टेड एफर्ट, सिर्फ अपने एफर्ट करेंगे तो ही चाइल्ड लेबर अपने दूर कर पाएंगे। इसमें एफर्ट्स में क्या बताया गया है कि गवर्नमेंट एजेंसीज काम करेगी, एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और कई बार पॉलिटिकल लीडर्स को काम करना पड़ेगा। मियर पासिंग ऑफ लॉ विल नॉट हेल्प, कानून तो है ही कि बच्चे काम नहीं करने चाहिए, लेकिन कौन मानता है इसको। लॉ शुड बी इनेक्टेड फेथफुली, इनेक्ट करो उसको इम्प्लीमेंट करो, और वो भी भरोसे के साथ में। द चिल्ड्रन थ्रोन आउट ऑफ वर्क शुड बी रिहेबिलिटेड एंड गिवन प्रॉपर फूड, जिन बच्चों को काम से निकाला जाए उनको रिहेबिलिट करो। रिहेबिलिटेट करना इसका मतलब अब पहले वो कमा रहे थे, अब कमाई है नहीं, तो उनको अलग से बसाना पड़ेगा आपको, अच्छा घर, अच्छा खाना देना पड़ेगा, क्लोथ्स, एजुकेशन एंड इवन पॉकेट मनी देना पड़ेगा। उनकी फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस रिस्पेक्ट देने पड़े उसको, क्योंकि वो भी सनशाइन और फ्रेश एयर को एंजॉय करते हैं। दैट्स वाई। तो ये आपका फर्स्ट लेसन मैंने कंप्लीट करा है। अभी अपने पोएम की समरी समरी नहीं सॉरी क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, दिस इज ये सेकंड चैप्टर। इवन मैंने इसके अंदर सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक के तो इंक्लूड किए ही हैं। हाँ, तो व्हाट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ सावर क्रीम।
Why do you think the poet has used this expression to describe the classroom walls? हमने कल देखा था कि जो walls थी सेकंड स्टैंजा में वो सार walls यानी मतलब एक ही दीवार। तो सार क्रीम का मतलब ऑफ वाइट कलर। पोएट ने एक्सप्रेशन इसलिए सजेस्ट किया है कि डीकेइंग एस्पेक्ट के लिए, यानी वो दीवारों के ऊपर दीवार है जैसे कि सड़ चुकी है ऐसा। द डिटीरियरेशन इन कलर, कलर फेड होना क्लासरूम के वॉल्स के अंदर, वो क्या सिंबलाइज कर रहा है? पैथेटिक कंडीशन ऑफ द लाइव्स ऑफ द स्कॉलर्स, द चिल्ड्रन ऑफ दिस स्लम स्कूल। जो पढ़ने वाले स्कॉलर्स यानी कोई बड़ा बड़ा पढ़ने वाला, उसको स्कॉलर अपने बोलते वो वाला नहीं, स्कॉलर्स यानी स्कूल गोइंग पढ़ने वाले लोगों को स्कॉलर्स बोला जाता है। तो अपने तो क्या मानते जो अच्छा पढ़ते वही स्कॉलर्स, ऐसा नहीं है, ये हमने समझ लिया है खाली। तो ये पैथेटिक कंडीशन बता रही किस बारे में, कि जो बच्चे हैं ना वो इतनी अच्छी कंडीशन में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनका सराउंडिंग इतना अच्छा नहीं है। द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड विद द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, building with domes, world maps, and beautiful valleys. How do these contrast with the world of these children? ये सब चीजें जो बताई गई, तीन चीजें, शेक्सपियर का पिक्चर है, बिल्डिंग है विद डोम्स, और वो भी कौन सी, टायरोलिस वैली का पिक्चर, एंड वर्ल्ड मैप, ये सब क्यों, और ये बच्चों के साथ में कैसे कॉन्ट्रास्ट में? सो हियर इट इज रिटन the pictures that decorate the walls hold a stark contrast, stark यानी striking contrast, नजर में तुमको तुरंत दिख जाए ऐसा contrast with the world of these underfed, power stricken slum children living in cramped dark holes। ये अपने छोटे छोटे घरों के अंदर रहते और इसीलिए डार्क होल्स बोला गया उसको। और यहाँ पे अंडरफेड है यानी इसका मतलब खाना इतना मिलता नहीं उनको। ऑब्स्टेकल्स हैम्पर द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, बहुत सारी रुकावटें, ना वो फिजिकली ग्रो कर पाते हैं ना मेंटली। The pictures on the wall suggest beauty, well-being, progress and prosperity। अच्छी बातें बताने के लिए पिक्चर्स लगाए गए। बट हम अगर यहाँ बात करें बच्चों की सनशाइन की बात की है, वहां पे वार्मथ ऑफ लव की बात की है जो पिक्चर्स है उसके अंदर, लेकिन ये जो स्लम के बच्चे हैं वो, इनकी दुनिया बहुत ही अगली है एंड लैक ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। नाउ व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स? हाउ कैन देयर लाइव्स बी मेड टू चेंज? उनकी जिंदगी कैसे बदली जाएगी, और उसके बारे में पोएट पोएट क्या चाहते हैं सर? द पोएट वांट्स द पीपल इन ऑथोरिटी, यानी आगे देखा था ना, विजिटर्स है, गवर्नर्स है, वो सबको करना चाहिए, क्या करना चाहिए? टू रियलाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज करनी चाहिए टुवर्ड्स द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स, इन बच्चों की तरफ। ऑल सॉर्ट्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज बी एंडेड by eliminating the obstacles that confine the slum children to their ugly and filthy surroundings। यहाँ बताया गया है कि जो सोशल इनजस्टिस है या क्लास इनइक्वालिटीज है उसको एलिमिनेट करो, उसको हटाओ। कैसे हटाएंगे? उनको इन बच्चों को यहाँ पे कन्फाइन मत रखो, कौन सी जगह पे, जिस जगह पे वो बरसों से रहते चले आए वहां से उनको निकालो। लेट देम स्टडी एंड लर्न टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली, वो खुले दिल से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, ऐसे एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन दे विल शेयर द फ्रूट ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, फिर वो तुमसे वही चीज बताएंगे जो तुमने उसको प्रोवाइड की है। जिस प्रॉस्पेरिटी का रास्ता तुमने उसको बताया उसके फ्रूट्स आपको बाद में मिलने लगे। एंड द लाइव्स विल चेंज फॉर एवर, और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए चेंज हो जाए, फॉर बेटर, और वो भी अच्छे के लिए। सो यहाँ पे आपके पास सिर्फ तीन क्वेश्चन थे, और ये जो ऊपर है वो सब आपके ऑब्जेक्टिव्स है जो कभी पूछे नहीं जाते एग्जाम के अंदर, बट स्टिल मैंने इसको आपके लिए यहाँ पे लिखा है। और ये आपके कुछ क्वेश्चंस है वो अपने कॉम्प्रिहेंशन के, पोएटिक कॉम्प्रिहेंशन के, तो वो भी यहाँ पे पूरे लिखे गए हैं। दैट विल बी गिवन टू यू वेरी सून ऑन संडे डेज। नाउ अभी लास्ट जो अपना पॉइंट है दैट इज आर फिगर्स ऑफ स्पीच। ओके, this is the figures of speech। This one is the most important part of the lecture, क्योंकि आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर अगर आप देखो
तो मैं इसमें से रीड करूंगा बीच बीच में. It will be done in 10 to 15 minutes, but you need to study this. आज एक फिगर ऑफ स्पीच अलग सीखनी है. ट्रांसफर्ड एपिथेट, दैट इज समथिंग न्यू. आपने इससे पहले कभी देखा है कि नहीं, आई डोंट नो. सी फर्स्ट इज, पहला आपका जो स्टैंजा है उसके अंदर लिखा है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीस चिल्ड्रंस फेसेस. नाउ फार फार दो बार यूज किया गया, एक ही वर्ड को एलिट्रेशन यूज कर सकते हैं. एंड देन आफ्टर उसी स्टैंजा के अंदर आपको एक और लाइन के अंदर बताया गया है टॉल गर्ल and with her weight down head the paper seeming boy with red side. ये सब जो लिखा है उसके अंदर आपको द टॉल देन दिस, ये एलिट्रेशन पूरे स्टेंजा का इसके अंदर से आपको फिगर जो स्पीच बताई गई है. नाउ ऑक्सीमोरन, रूटलेस विट्स. हम ऑक्सीमोरन जानते हैं, ऑक्सीमोरन किस वक्त यूज किया जाता है. ऑक्सीमोरन अपोजिट थिंग्स के लिए यूज करते हैं अपने. रूटलेस और विट्स दो चीजें बताई गई है, राइट. तो यहाँ पे ऑक्सीमोरन यूज हुआ है रूटलेस विट्स के अंदर. इंपॉर्टेंट है ये फिगर ऑफ स्पीच आपके लिए. एंड जो ट्रांसफर एपिथेट है पहले उसका मीनिंग समझते हैं. ट्रांसफर एपिथेट is little known but often used figure of speech in which a modifier यानी an adjective qualifies a noun other than the person or thing it is actually describing. यानी मैं निशाना कहीं और लगा रहा हूं और निशाना कहीं और लगा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि लगे कोई और जगह, ऐसी बात है इसके अंदर. ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब, जैसे यहाँ पे अगर मैं पूरा सेंटेंस रीड करूं, एट बैक ऑफ द डीम क्लास, एट बैक ऑफ द डीम क्लास, तो डीम क्लास के बैक के ऊपर यानी पीछे. तो समझाना क्या चाह रहे हैं, समझाना ये नहीं चाह रहे कि क्लास डीम है, समझाना ये चाह रहे हैं कि डीम क्लास का मतलब ये जो पूरा का पूरा क्लास है ना, उस क्लासरूम के अंदर कोई भी पढ़ने नहीं आया है, ना कि कोई कोई चीज समझने के लिए आया है, ना किसी को अपनी लाइफ को अंदर आगे बढ़ना है, लेकिन एक लड़का जो है ना वो अलग है वहां पे. तो उसको बताने के लिए यहाँ पे डीम क्लास का मीनिंग बताना कुछ अलग है, लेकिन जताना कुछ अलग है. दैट्स ट्रांसफर्ड एपिथेट. इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, मैं बताता रहूंगा बीच बीच में आपको. एंड यहाँ पे देखो लाइक रूटलेस विट सेकंड लाइन के अंदर है, लाइक रूटलेस विट्स लिखा हुआ है. तो ये जो लाइक है, तो लाइक का मतलब सिमिली हो गया यहाँ पे अपने लिए, तो दैट्स सिमिली. एंड एंजबमेंट अपने लिए नहीं है, तो अपने उसको स्किप करेंगे अभी फॉर द टाइम बीइंग, फिर मैं आपको समझाऊंगा. नाउ एलिट्रेशन, व्हाट इज एलिट्रेशन इन सेकंड स्टेंजा. तो सेकंड स्टेंजा के अंदर भी रिपीट किया गया है वर्ड को. स्ट्रीट एंड सील्ड, एस एस रिपीट हुआ है, फार फार फ्रॉम रिपीट हुआ है. आई डोंट थिंक दिस काइंड ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, बिकॉज एलिट्रेशन एंड रिपीटेशन ऐसा है कि हर लाइन में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है. सो दैट्स वाई यहाँ पे रिपीटेशन एंड एलिट्रेशन में स्किप कराता हूँ हमेशा. और वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी, यहाँ पे भी तो फार फार है, तो ये रिपीटेशन नहीं हुआ. नो, व्हेन सिंगल वर्ड इज रिपीटेड कंसेक्यूटिवली, यानी एक ही चीज को दो बार तुमने रिपीट किया और साथ में रिपीट किया, दैट इज नॉट रिपीटेशन. रिपीटेशन यानी एक सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ड का दो बार आना, लेकिन अलग अलग जगह पे, नॉट सेम प्लेस, अलग अलग जगह पे आना, दैट इज रिपीटेशन. सो दैट्स वाई इसको भी आपने रिपीटेशन में नहीं लिखा. एंड दिस वन इज नॉट ऑल्सो कवर्ड इन रिपीटेशन. ये फर्स्ट वाला जो है फार फार लिखा है वो, ये भी रिपीटेशन ने, इसको भी एलिट्रेशन के अंदर अपने लिखा है, राइट. नाउ थर्ड स्टेंजा, और ये थर्ड स्टेंजा के अंदर यहाँ पे शॉर्ली शेक्सपियर टेम्पटिंग देम फोक दैट टाइम, ये सब लिखा हुआ है. ये एलिट्रेशन के अंदर आता है, यानी बार बार रिपीट हुआ है, लेकिन अपने लिए सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज ओनली सिमिली. एंड सिमिली इज रिटर्न सो ब्लॉट, लास्ट लाइन में इसी स्टेंजा में, सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज बूम. क्या लिखा है, डूम, एज बिग एज डूम, ये लिखा है, तो एज लिखा है, तो एज यानी लाइक जैसा हुआ, दैट्स व्हाई इट इज सिमिली. और अपने लिए इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है अपना फोर्थ स्टेंजा. फोर्थ स्टेंजा में दो फिगर्स ऑफ स्पीच है अपने लिए, एंड द फर्स्ट वन इज द एनाफोरा. आगे बता चुका हूं कि
एक ही वर्ड स्टार्टिंग में अगर दो लाइन में आए, एक ही वर्ड अगर स्टार्टिंग में दो लाइन में आए तो दैट इज एनफ फॉर। तो यहाँ पे थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट लाइन के अंदर रन दो बार यूज किया गया है। रन अजून ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। तो रन रन दो बार यूज किया गया है, दैट्स व्हाई इट्स एनफ फॉर। एंड यहाँ पे भी सिमिली है, लाइक कैटाकॉम्स थर्ड लाइन में लिखा है फोर्थ स्टेंजा में, दैट शट अपॉन द लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। दैट्स व्हाई ये जो है ना वो भी आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए सिमिली हो गया। आई हैव रिटन स्माइल हियर, शुड बी सिमिली, ओके। एंड ये एलिट्रेशन तो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको हर लाइन में जैसे मिलता जाएगा। सो दिस इज योर फिगर्स ऑफ स्पीच। इसमें मैं आपको अगर ट्रांसफर एपिटेट समझा दूं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। See this. Some examples are given here, and of that, the first one is the plowman plods a long and weary way. Now you can see here, long and weary way. रास्ता कैसे थक सकता है? तो मैंने बोला ना, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, वो बात ट्रांसफर एलिवेटेड में आती है। अब लॉन्ग वे का मतलब क्या है? रास्ता लंबा है अपने लिए होता है, रास्ता थोड़ा लंबा होता है, रास्ता तो रास्ता है। और वेरी वे इसका मतलब थक जाए ऐसा। तो कौन थकेगा? जो प्लॉट में ने वो रास्ता नहीं थकेगा। तो अपने बताया किसको कि थकेगा रास्ता, लेकिन थकने वाला कौन है यहाँ पे? प्लॉ में थकने वाला कोई दूसरा है, तो इसीलिए इसको ट्रांसफर एपिडेट बोला जाता है। देखो, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ये सॉरी सॉरी ये पर्सनिफिकेशन है। शी गेव हिम अ नोइंग स्माइल, शी गेव हिम अ नोइंग स्माइल। अब स्माइल नोइंग कैसे हो सकती है? राइट, तो नोइंग स्माइल यानी ये पहचानता है। बताना किसके बारे में? हिम के बारे में बताना है। वी वांट टू एम्फेसाइज ऑन समथिंग डिफरेंट, लेकिन हमने यहाँ पे स्माइल के ऊपर एम्फेसाइज कर। So there are few examples. हिपेलेज बोला जाता है इसको दूसरे नाम से। इन होली एंगर एंड पायस ग्रीफ, देखो दो आपके सामने एडजेक्टिव है, एंगर कैसा तो होली, ग्रीफ कैसा तो पायस। पायस यानी पवित्र जिसको बोलते हैं। ही solemnly cursed that rascally thief। अब यहाँ पे ट्रांसफर किसको किया गया? देखो यहाँ नीचे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया, दिस इज अ ट्रांसफर एपिथेट। हियर द एपिथेट्स, एपिथेट्स यानी एडजेक्टिव्स होली एंड पायस व्हिच प्रॉपर्ली बिलोंग टू द मैन, वो किसके साथ में कनेक्टेड है? इंसान के साथ में। एंगर किसका होता है? इंसान का होता है, लेकिन यहाँ पे एंगर के साथ कनेक्ट किया उसको। होली एंड पायस को एंगर और ग्रीफ के साथ कनेक्ट किया, बट निशाना कहाँ पे है? इंसान के ऊपर है। निशाना एंगर और ग्रीफ के ऊपर नहीं है, इंसान के ऊपर है। और आर ट्रांसफर टू एंगर एंड ग्रीफ रिस्पेक्टिवली। एंगर एंड ग्रीफ विच द मैन फील्स, वो इंसान की फीलिंग्स होती है। तो इंसान की फीलिंग को दिखा के अपने यहाँ पे एडजेक्टिव को यूज किया है, बट इट इज डिनोटेड फॉर मैन, नॉट फॉर एंगर एंड ग्रीफ। और देखे, he passed a busy life। नाउ सी, लाइफ उसके आगे बिजी, ऑलवेज एडजेक्टिव होना है। ट्रांसफर एपिथेट में ऑलवेज एडजेक्टिव होगा होगा और होगा ही। हियर लाइफ इज नॉट बिजी, पर पर्सन इंसान बिजी होता है। तो बोला ना, बार बार बोलता हूँ ट्रांसफर एपिथेट में हमेशा एक ही लाइन में समझाता हूँ, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, यानी बताना कुछ और चाहते हैं लेकिन बता कुछ और रहे हैं, इसी को ट्रांसफर एपिथेट बोला जाता है। और ये भी देखो, टू स्कॉन डिलाइट
and live laborious days. अब days कभी भी laborious नहीं होते, इंसान के लिए मेहनत होती है, तो days को इंसान को बताने के लिए यूज किया गया है, दैट्स वाई यहाँ पे। पर देखो डेज के आगे मैंने बार बार बोलना है, एक चीज को रिपीट करना है, वो चीज ये है कि आपके पास है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव अगर ना हो, यानी एपिथेट जिसको बोला जाता है, वो अगर ना हो तो ट्रांसफर किसको करोगे? तो इसीलिए एडजेक्टिव का सेंटेंस के अंदर होना जरूरी है। सेम आगे जो देखा वैसा ही सेंटेंस, वे तो कैसा? वेरी। पर वेरी वे नहीं होता, वेरी कौन? दे। वो इंसान थक जाते हैं ऐसा, राइट? एक सब्जेक्ट से उसको ट्रांसफर किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट पोएम के अंदर ट्रांसफर एपिथेट और दूसरे भी एंजमेंट जो है ना, मैं मना कर रहा हूँ आपको, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा जरूर इसको। तो नेक्स्ट पोएम के अंदर उसके 5-6 एग्जाम्पल्स है, तो उसको अपने उस टाइम पे देखेंगे। सो हियर आई एंड टुडेज लेक्चर। Tomorrow we start economics. I'm sending right now you the textbook of economics. Thank you very much.